Good morning students. Today we are going to start the first chapter chemical reaction and equation class 10th and this is the first video. जैसा कि हमारा टाइटल है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। उसके बाद में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हमें पेपर पे राइट डाउन करना पड़ता है। इसके लिए हम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो जब इक्वेशंस लिखते हैं तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, उसको हमें समझना है। इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे कि हमारे पास जो गर्मियों का टाइम होता है, अगर हम दूध को बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद जो है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर से एक स्मेल भी आने लगती है। एक और सिचुएशन उन्होंने हमें बताने की कोशिश करी है कि जैसे हमारे आयरन का जो तवा होता है या नेल होती है या किसी पैन को अगर हम बाहर रख देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जहाँ हवा और पानी भी होता है तो कुछ समय बाद उसके ऊपर जो है जंग लग जाता है। अगर जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, जब खाना पकाया जाता है तो उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका एरोमा जो है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये जो सिचुएशंस हमने डेली लाइफ की जो हम दिन में जो एक मतलब देखते हैं, तो इनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी है कि हमने अपनी जो 6th-7th की जो साइंस की बुक्स थी उसके अंदर हमने दो तरह के चेंजेस पढ़े थे। एक फिज़िकल चेंज होता है, दूसरा जो है केमिकल चेंज होता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो जब कभी भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसके पीछे जो रीज़न है वो केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। सो अभी हमें ये समझ में आ गया कि जो भी हमारे आसपास जितने भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें समझना भी ज़रूरी है कि वो किस तरीके से होते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी जो है इसमें कंसिडर करनी है। इस एक्टिविटी का नाम इन्होंने 1.1 दे रखा है और इसमें इन्होंने आपको एक प्रिकॉशन भी लिया हुआ है कि जब ये लैब के अंदर एक्टिविटी की जाती है तो उसके लिए टीचर के असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एक एक्टिविटी या एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर हम एक मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मार्केट में जो है 2 सेंटीमीटर की लंबाई का, मार्केट में से लेकर हम उसको 2 सेंटीमीटर लंबाई का काट लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो उस मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रब करके साफ़ करने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है इस तरह का, अगर सपोज़ वो है तो उसके ऊपर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आकर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है और इस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम इसके ऊपर सैंड पेपर से इसको रब करते हैं। अगर आप ये सैंड पेपर से रब नहीं करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट हैं वो करेक्ट नहीं आएंगे। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है 1.1, उसके अंदर आपको ये एक तरह का बर्नर नज़र आ रहा है जो लैब्स में इस्तेमाल होता है। इसको हम बंसन बर्नर कहते हैं। इस बर्नर के अंदर उस हम मैग्नीशियम रिबन को जो है वो जलाने वाले हैं, लेकिन जलाने के लिए हमें जो है टोंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। टोंग्स भी जो है केमिस्ट्री लैब में यूज़ होती है, जो कि चीज़ों को होल्ड करने के काम में आती हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसके लिए हम सिंपल सी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है उसके लिए Mg हम इसका सिंबल यूज़ करेंगे। वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में होगा और इसको कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, चाइना डिश को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये हमने एक्टिविटी जो है हमने परफॉर्म करी है। उस एक्टिविटी से मदद से हमने समझने की कोशिश करी है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद इन्होंने हमारी बुक के अंदर जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर हमें एक और एक्टिविटी बताई गई है। इसमें ये चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो एक चमकीली जो है वाइट कलर की जो फ्लेम जो है हमको दिखाई देती है। एंड दूसरी एक्टिविटी में इन्होंने हमें लेड नाइट्रेट लेने के लिए बोला है, जिसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है। उसके साथ में हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की दोनों की एक रिएक्शन होने वाली है। ये रिएक्शन जो है आपके आगे भी जो चैप्टर जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है।
लेकिन जो एक्टिविटी 1.3 है उसके अंदर हमारे पास एक फिगर अवेलेबल है, तो हम इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि इस जो एक्टिविटी 1.3 है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या लिया है कि इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं। जिंक भी एक मेटल होता है और मार्केट में वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसको हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में, जैसे ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक कोनिकल फ्लास्क है जो कि केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होता है। अगर कोनिकल फ्लास्क नहीं है तो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या करना है कि जो आपको जो है जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं और उसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब यह है कि उसको पानी के साथ मिक्स करके फिर हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो है कि वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर देंगे कि जो हमारा वेसल है, लाइक अगर हम फ्लास्क का या टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टूट भी सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है क्वेश्चन। कॉशन का मतलब होता है कि क्या सावधानी बरतनी है। हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि जो एसिड अगर हमारी स्किन पे गिर जाता है तो वो हमें जला सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब ये जो हमारी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो हमें उसको जो फ्लास्क है उसको टच करके देखना है। तो हम ये देखेंगे जब हम उसको टच करेंगे तो जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज़ होती है, और जो ये हीट जब रिलीज़ होती है इसकी वजह से हमारा जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन दोबारा और होने वाला है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक एंडोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक होती है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो जो है हीट को रिलीज़ करती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो एक्टिविटीज़ को समझा कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अब जैसे यहाँ पर जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, दूसरा ये चीज़ है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो जब हमने जिंक के साथ में इसको अटैच कर दिया, जब जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो जिंक जो है एक मेटल होता है, और मेटल की जब कभी भी एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो एक प्रोडक्ट निकलता है। वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो जो ये बुलबुले से आपको नज़र आ रहे हैं क्लास के अंदर, इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि जब ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और उस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो है हमें बुलबुले से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हमने दो केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया, एक मैग्नीशियम रिबिन का था और दूसरे हमने जिंक ग्रैन्यूल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी। ये चीज़ हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीशन में जो सबसे पहली चीज़ होती है, जो ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, दैट इज़ चेंज इन द स्टेट। मतलब अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये मतलब इसका होना कंपलसरी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है चेंज इन द कलर। जैसे हम देखते हैं कि जब खाना पकाते हैं तो जो सब्जी है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शंस का जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पर जो है कलर का चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत बार जो है गैस निकलती है, जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसके अंदर हम जिंक ग्रैन्यूल्स की एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो वहाँ पर जो है गैस निकली थी, और गैस को ऑब्जर्वेशन के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है उसमें छोटे छोटे से बबल जो हैं हमको नज़र आते हैं। एंड जो केमिकल रिएक्शंस के पीछे जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो क्योंकि हीट रिलीज़ हुई थी तो जो फ्लास्क है वो गर्म हो गया था, लेकिन कुछ कंडीशंस में हीट को एब्जॉर्ब भी किया जाता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट रिलीज़ होती है तो उसको एक्सो, और जो एब्जॉर्ब होती है तो एंडो।
So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. क्योंकि हम इतना ध्यान से नहीं देखते, लेकिन हमारे आसपास जो है बहुत सारी chemical reaction जो है वो होती रहती है. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in the chapter. और आगे बढ़ने से पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है कि chemical reactions को कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी जो है उसके बेसिक रूल्स होते हैं.